वगैरह चल रहा है। कोई मसला नहीं, अगर महसूस हुआ ना तो फिर ले लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी उस मस्जिद में ज़कात कोर्स का या ज़कात वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है। अव्वलन तो ये अर्ज़ कर दूं कि चूँकि अभी शरई मसाइल बयान किए जाएंगे, ज़कात के हवाले से बुनियादी और अहम मालूमात बयान की जाएगी, तो कोशिश कीजिएगा कि आपकी तवज्जो जो है वो बयान की तरफ रहे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बोलने वाला बोलता है जायज़ है और सुनने वाला बाज़ औक़ात तवज्जो ना देने की वजह से समझता है कि नाजायज़ है। एक मरतबा इमाम साहब ने बयान किया तो उन्होंने कहा कि सूद हराम है। अब दो नमाजी आपस में बातें कर रहे थे तो उसको कान में आया दूध हराम है। बाहर जाके वो बोलने लगा भाई इमाम साहब ने बोला है दूध हराम है, और इमाम साहब के कंधे पर बंदूक रखकर इमाम साहब को बदनाम कर दिया। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी तवज्जो ना होने की वजह से हम समझते गलत हैं और फिर कहते हैं कि यार फलां ने ऐसा कहा था, हालांकि हमारी अपनी मिस्टेक की वजह से समझने में गलती हुई थी। तो ये चूंकि शरई मसाइल हैं इसलिए मैंने आपको पहले ही चुटकुला सुना दिया है, तो ऐसा ना हो जाए कि वो मैं कहूँ ये और हो जाए कुछ और। तो बहरहाल ये तो आपकी तवज्जो थोड़ा सा इधर लाने के लिए ये बात थी। देखिए ज़कात जो है ना ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है, और जो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं उनका इल्म सीखना ये फ़र्ज़ है। देखिए ज़कात के हवाले से दो चीज़ें हैं, एक ये कि ज़कात फ़र्ज़ होती कब है, और अगर ज़कात फ़र्ज़ हो गई तो उसके शरई मसाइल क्या हैं। दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज़कात फ़र्ज़ होती कब है ये सबको जानना ज़रूरी है, और ज़कात फ़र्ज़ हो गई तो अब इसके मज़ीद ज़रूरी मसाइल क्या हैं, कितने पैसे होंगे, कितना माल होगा तो ज़कात लाजिम होगी, और ज़कात किस किस को देनी है, ये बड़ी अहम चीज़ है। इसको अगर आप मौकूफ़ कर दें तो बेहतर है, ये फिर वही तवज्जो बढ़ जाएगी। तो ये ज़कात जो है ना इसका इल्म हासिल करना क्या है, सब मिलकर बोलें क्या है, फ़र्ज़। आप भी बोले ना फ़र्ज़ क्या है, हाँ ज़कात का इल्म हासिल करना ये फ़र्ज़ है। अब सबसे बुनियादी मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ जो हमारे आवाम के अंदर बड़ी गलत फहमी है। अच्छा पहले मैं थोड़ा सा आपको शेड्यूल बता दूँ। कोशिश करेंगे कि 45 मिनट में जितना बयान हो सका बयान होगा, फिर 10-15 मिनट आपके सवाल जवाब अगर हुए तो वो सवाल जवाब कर लेंगे। जाहिर है कि एक आध घंटे में पूरा ज़कात का मौजू तो डिस्कस नहीं हो सकता, लेकिन जो अहम और मोटे मोटे मसाइल हैं, जो इम्पोर्टेंट मसाइल हैं, वो डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी, और अगर आपके जहन में कोई सवाल होगा तो इंशाअल्लाह उसका भी जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अच्छा बाज़ औक़ात वो जहन में सवाल भी आता है कि ये जो पढ़ाने वाला है इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि मसाइल जो है ना फ़िकी मसाइल हैं। तो मैं तहदीस नेमत के लिए कह लें या यूं कह लें कि आपको इत्मीनान दिलाने के लिए बता दूं कि 800 फतावा में लिख चुका हूं, ताकि आपको पता लगे कि जो बंदा बता रहा है तो ये शरई मसाइल को जानता है तो बता रहा है, क्योंकि फ़िकी मसाइल और शरई मसाइल बताना हर एक का काम नहीं होता। बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ से मसला कुछ का कुछ हो जाता है। तो बहरहाल इसलिए मैंने आपको ये अर्ज़ कर दी। तो सबसे बुनियादी मिस्टेक में एक आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको पता होगा एक बड़ी तादाद जो है वो रमज़ान में ज़कात निकालती है, और शायद एक बड़ी तादाद के जहन में ये बैठा हुआ है कि रमज़ान में ही ज़कात फ़र्ज़ होती है। ऐसा है कि नहीं, ऐसा है हज़रात? आप देखें साथ कनेक्ट रहेंगे ना तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो ऐसा है, ऐसा है। एक बड़ी तादाद समझती है कि ज़कात रमज़ान में फ़र्ज़ होती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो अभी मैं आपको हो सकता है आप में से पता भी हो बहुतों को, लेकिन गलती क्यों होती है
इल्म ना होने की वजह से। भाई इसका बुनियादी बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ज़कात का ताल्लुक किस चीज के साथ है? माल के साथ है। किसके साथ है? माल के साथ है। भाई सारे के सारे रमजान में तो मालदार नहीं होते ना, अंडरस्टूड सी बात है। क्या सारे के सारे रमजान में मालदार होते हैं? भाई एक बंदे के वालिद का इंतकाल हुआ, भाई मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, आप गुजारा कर लेना, लेकिन बोलना सही आता है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना सही आता है। ये थोड़ी खुशतबी में करता हूं ताकि आप फ्रेश रहें, अगर खुशतबी नहीं होगी तो फिर बोर हो जाएंगे। ये भी पढ़ाने का एक अंदाज होता है। अच्छा, एक बंदे के वालिद का इंतकाल हुआ रजब में, कब हुआ? इस वालिद साहब की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी कि इसका एक जो बेटा था उसके हिस्से में आए 10 लाख रुपए। उसके हिस्से में कितने आए? 10 लाख के ऊपर ज़कात फर्ज होगी? होगी। कब होगी? अगले साल रजब में। आप तो यार माशाल्लाह समझदार हैं यार, आपको तो पहले से मसला पता है। अब अगर ये बंदा रजब के बजाय रमजान में ज़कात देगा, दो चीजें हैं यहां पर। अभी चूंकि ये रजब जब गुजरेगा तो शाबान आ जाएगा, शाबान के बाद रमजान आ जाएगा, सही है। अब एक बंदे के जहन में यही कॉन्सेप्ट है कि भाई ज़कात तो रमजान में फर्ज होती है। अच्छा, इसमें दो सूरतें हैं, पहले दूसरी वाली सूरत डिस्कस करते हैं। ये मसला आमतौर पर हर दूसरे बंदे को पता होता है कि एक साल गुजरना जरूरी है, ये सुनते रहते हैं ना तो पता होता है, लेकिन इसकी भी पूरी डिटेल हर किसी को नहीं पता होती। वो मैं बताता हूं बाद में क्यों नहीं पता होती, लेकिन इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बंदे के वालिद का इंतकाल हुआ रजब में, इसके विरासत में इसको रजब में ही 10 लाख रुपए मिल गए। आजकल आपको पता है वैसी विरासत के लेने में कितनी जल्दबाजी करते हैं, झगड़े कर देते हैं भाई, ऊपर मैयत रखी होती है, नीचे विरासत के लिए लोग लड़ रहे होते हैं, ऐसे भी वाकयात हैं। तो भाई ये भी उन्हीं में से कोई होगा, तो भाई 10 लाख रुपए इसको रजब के अंदर ही मिल गए। अब इसके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि एक साल तो गुजरेगा, लेकिन साथ में ये मसला भी बैठा हुआ था, ये लाइट खोल दीजिएगा, मुझे फिर परेशानी होगी। अच्छा चलो सही है। इसके जहन में ये बैठा हुआ था कि रमजान में ही ज़कात निकालनी है। अब अगर ये एक साल गुजरने के बाद रमजान में ज़कात निकालेगा तो 14 महीने हो गए। ज़कात इसको कब देनी चाहिए थी? रजब के अंदर। और दे कब रहा है? तो ज़कात तो अदा हो जाएगी, लेकिन 2 महीना ताखीर करने की वजह से गुनाहगार होगा। ये सवाब का मुस्तहिक इस एतबार से नहीं होगा कि इसने बहुत सही वक्त पर ज़कात दी, 2 महीना लेट होने की वजह से गुनाहगार होगा, ज़कात अदा हो जाएगी। तो ये एक बुनियादी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। तो ये हमें समझना जरूरी है कि भाई बड़ा पैक करके रखा हुआ है आपने इसको। अच्छा जी, देखिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि क्वेश्चन आंसर अगर हम लास्ट में करेंगे ना तो इंशाल्लाह फायदा होगा, क्योंकि मैं इस पर आ रहा था, अभी इस पर मैं आ रहा था। ये हो गया एक पहलू। दूसरा पहलू ये है, उसमें भी गलतफहमी हो सकती है। मिसाल के तौर पर यही सिचुएशन ले लें कि एक बंदा रजब में मालदार हुआ और इसने कहा कि यार मैं इसी रमजान में ज़कात दे देता हूं, रमजान का सवाब मिल जाएगा। एक मसला हमेशा याद रखें, ये जो 1 साल वाला मसला है ना, 1 साल वाला, इसका मतलब यह है कि इब्तिदा और इंतहा दोनों वक्तों में बंदा इतना मालदार हो कि उसके ऊपर ज़कात फर्ज होती हो। बात समझ रहे हैं? रजब जब शुरू हुआ था, जब इसके पास 10 लाख रुपए आए थे, मिसाल के तौर पर इस बंदे के पास 12 तारीख को 10 लाख रुपए आए थे। ये जब 12 तारीख को इसके पास माल आया ना पहली मर्तबा, इससे पहले ये बंदा कंगाल था, इससे पहले इसके बाद इसके पास कुछ नहीं था। वेरी फर्स्ट टाइम इसके पास जब माल आया, एक साथ 10 लाख रुपए आ गए, वो 12 रजब थी। ऐसी चीज को कहते हैं ये बंदा साहिब निसाब हो गया। क्या हो गया? यानी जितना शरीयत ने निसाब मुकर्रर किया है ज़कात की फर्जियत के लिए, उसका ये मालिक बन गया, साहिब हो गया। जैसे कहते हैं ना साहिब खाना घर वाला, साहिब औलाद औलाद वाला, तो साहिब निसाब यानी निसाब वाला। निसाब का मतलब है कि शरीयत ने जितने माल पर ज़कात को फर्ज करार दिया है वो निसाब कहलाता है। ये लफ्ज आपने पता नहीं कितनी बार सुना होगा, लेकिन इसकी आसान डेफिनेशन क्या है
कि शरीयत ने जितने माल पर ज़कात को फर्ज करार दिया है वो निसाब है। अब ये साहिब निसाब वाला हो गया, उतने माल वाला हो गया, ये तो एक शर्त थी। लेकिन ये याद रखें कि जब बंदा साहिब निसाब होता है, जिस तारीख को होता है उस तारीख की शुरू में भी ये बंदा साहिब निसाब होना चाहिए और इसकी इंतहा में भी बंदा साहिब निसाब होना चाहिए। अगर इब्तिदा में तो साहिब निसाब था लेकिन इंतहा में साहिब निसाब नहीं था, तो जो उसने पैसे दिए वो ज़कात नहीं होगी, नफली सदका कहलाएगा। अब आपके सवाल का जवाब, इस बंदे ने रजब में ये मालदार हुआ, इसने सोचा कि यार मैं रमजान में पैसे दे देता हूं, सवाब कमाऊंगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आने वाले रबियुल आखिर में या चले जमात सानी में, जमात सानी के अंदर इसके साथ कोई इतना बड़ा हादसा हो गया कि इसके पास ये सारा पैसा हलाक हो गया। ये देखें, यहां से चला था रजब से, रमजान में इसने ज़कात दे दी, अभी साल पूरा नहीं हुआ था, रमजान से आगे बढ़ा, जुमातुस सानी आ गया, जुमातुस सानी के बाद अब जब ये 12 रजब को अपना हिसाब करने बैठा तो इसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए रह गए थे। अब आप बताएं कि इसके ऊपर ज़कात फर्ज थी? इसके ऊपर ज़कात फर्ज थी? क्यों? ये देखें, इंतहा पर आकर इसके पास माल बाकी नहीं रहा, लिहाजा इसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं थी। अब जो इसने रमजान में मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए ज़कात दी बिल फर्ज, या चलो 25,000 जो बनती है वही बना देते हैं, इसके ऊपर 25,000 रुपए ज़कात फर्ज थी। इसने जो ज़कात यहां पर ज़कात की नीयत से अदा की, रजब में ये इसके पास ये साहिब निसाब ना रहा तो ये 25,000 रुपए ज़कात नहीं है, नफली सदका कहलाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? ये आपके सवाल का जवाब क्लियर हो गया? तो ये गलतफहमी आपको दूर हो गई भाई, अगर पहले थी तो दूर हो गई, नहीं तो दोबारा रिमाइंड हो गई होगी। तो ये सबसे बुनियादी चीज थी। अब आपको ये बताया जाएगा कि जो लोग पूछते भी रहते हैं, देखें इल्म जो है ना, इल्म ये एक नूर है और अल्लाह तबारक व तआला जिसके सीने में डाल देना बस उसी को ये नसीब होता है। कई ऐसे अफराद होते हैं जो हर साल सुनेंगे ज़कात के मसाइल, पढ़ते भी रहेंगे लेकिन बाद औक़ात याद नहीं रहते, बल्कि अक्सर औक़ात याद नहीं रहते। तो इल्म एक नूर है जिसको अल्लाह नसीब कर दे, अगर मिल जाए तो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला इसमें मजीद इजाफा फरमाए। इमाम आज़म से किसी ने पूछा आप इतने बड़े आलिम कैसे बन गए? फरमाया अल्लाह पाक ने जब भी मुझे इल्म की नेमत से नवाजा मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने किसी से सीखने में आर महसूस नहीं की। ये है बुनियादी दो चीजें। अब आप ये देखें, देखिए टॉपिक इतना बड़ा है कि कोशिश करेंगे इसको जितना कंक्लूड कर सकें। ये मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको समझा दिया है। दूसरा मसला ये है कि भाई ज़कात आखिर फर्ज कितने पे होती है? अभी आपने एक लफ्ज बताया था, क्या लफ्ज बताया था? हाँ यार माशाल्लाह, आपके नमाजी तो यार मदीना मदीना तवज्जो से सुन रहे हैं, ये असल बात है। निसाब, और निसाब से पहले एक और लफ्ज भी बताया था, वो क्या था? साहिब निसाब। भाई बंदा साहिब निसाब आखिर बनता कब है, ये भी तो आप बताएं। ये तो आपने बता दिया कि भाई निसाब भी कोई चीज है, लेकिन साहिब निसाब बंदा बनता कब है? कितना माल उसके पास होगा तो ज़कात फर्ज होगी। इसका बहुत आसान कैलकुलेशन है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ज़कात जो ना चंद मालों पर ही फर्ज होती है। हमारे यहाँ हर चीज के बारे में पूछते हैं, भाई कुर्सी पे ज़कात, फ्रिज पे ज़कात, इस पे ज़कात, अलमारी पे ज़कात। अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया ना, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी कि भाई ज़कात आखिर फर्ज होती किस चीज पर है। चंद चीजों पर ही ज़कात फर्ज होती है। सबसे पहली चीज है सोना। क्या है? सो मत जाना, सोना, सोना। हाँ माशाअल्लाह। दूसरा चांदी। यार पहले भी कोर्स करवाया हुआ है क्या? सोना चांदी कब करवाया था लास्ट टाइम कोर्स? अच्छा फर्स्ट टाइम हो रहा है। अच्छा क्या है ये? सोना चांदी। तीसरा हो गया करेंसी। अब चाहे वो मुल्की हो या गैर मुल्की हो, नकदी बोले करेंसी बोले एक ही बात है। चौथा हो गया प्राइस बॉन्ड। सही है? और क्या है? माल तिजारत। ये किसने बोला?
सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये है माल तिजारत। आपकी दुकान है जी? थी। अल्लाह आपको और बरकत अता फरमाए। आखिरी चीज है, जमीन आ जाएगी अभी, अब बता दूं कैसे आएगी। आखिरी चीज है साइमा जानवर। ये साइमा वो लड़की साइमा जानवर नहीं है, ये एक इस्तिलाह है, वो मैं बताता हूं क्या होता है। साइमा जानवर भाई कितनी चीजें हो गई, अब आप सब बोलेंगे ये क्या है? लिखाई के लिए माजरत, ठीक है। अब एक और चीज समझें, वैसे इसका ताल्लुक यूं नहीं है, लेकिन चलो आपके इल्म में इजाफे के लिए देखिए, जब बंदा कोई चीज खरीदता है ना, जब बंदा कोई चीज खरीदता है तो जो हमारे जिम्मे पर लाजिम आता है ना देना, वो कहलाता है समन। क्या कहलाता है? समन। मिसाल के तौर पर मैंने इनसे मोबाइल खरीदा, मोबाइल जब मैंने खरीद लिया तो मुझ पर क्या देना लाजिम आएगा? पैसे देना लाजिम आएगा। तो ये जो पैसे में दे रहा हूं ना, ये कहलाता है समन। क्या कहलाता है? समन। समन होता है दो तरह का, एक होता है समन असली। क्या होता है? ये सिर्फ मालूमात के लिए है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है समन इस्तिलाही। क्या होता है? अब मैं इसको बाय बर्थ बोलूं या नेचुरल बोलूं, नेचुरली तौर पर जो समन होता है, और ये एक टर्म के एतबार से समन होता है। देखें, आपको शायद पता होगा कि पहले जमाने के अंदर सोना और चांदी ये माल को खरीदने के लिए इस्तेमाल होते थे। कोई चीज खरीदी तो बदले में क्या देते थे? सोना, चांदी, दिरहम, दिनार, ये चीजें चलती थी ना, इसलिए इसको कहते हैं ये समन असली है। ये दोनों चीजें क्या है? समन असली, के इनकी पैदाइश, इनका असल जो है वो है ही समन के लिए, कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो बदले में जो देना लाजिम होता है वो क्या होता है? सोना चांदी। असल इनकी यही थी। और ये जो करेंसी है ना, करेंसी, ये बाद में जाकर इसको समन करार दिया। यानी अब तो जाहिर है कि सोना चांदी बतौर समन के इस्तेमाल नहीं होता, अब आप कोई चीज खरीदते हैं तो करेंसी देते हैं। तो इसलिए अब चूंकि करेंसी राइज हो गई तो उसको कहते हैं समन इस्तिलाही। बहरहाल ये सिर्फ मालूमात के लिए था, इसको आप इधर ही तक रहने दें। तो अगर आप इसको मजीद, अगर इसको कंक्लूड करना चाहें या मजीद इसको खुलासा करना चाहें ना, तो असल हो जाएगा कि समन, समन, और ये प्राइस बॉन्ड इसी के तहत आता है। समन, माले तिजारत और साइमा जानवर। बात खत्म, बात खत्म। अच्छा, अब ये चीजें होती, यानी ज़कात जो ना इन्हीं पर फर्ज होती है बस, इससे बाहर ज़कात फर्ज नहीं होती। अब आपके जहन में सवाल आएगा, यार वो जमीन, वो फुला चीज, ये अभी आपको पता चल जाएगा कि सब इसी के अंदर है, सब इसी के अंदर है। भाई देखें, ये तो समझ में आ गया कि ज़कात होती किन किन चीजों पर फर्ज है, समझ आ गया? याद हो जाएगा आपको अगर मैं आपसे पूछूं तो? भाई पहली चीज क्या है बगैर देखे बताएं? दूसरा, तीसरा, चौथा प्राइस बॉन्ड, पांचवा माले तिजारत, छठा साइमा जानवर, साइमा के जानवर। सही है भाई। अब बात यह है कि भाई कितना सोना होगा तो ज़कात फर्ज होगी? ये तो आपने बता दिया कि सोना, बता रहा हूं कितना सोना होगा तो ज़कात फर्ज होगी। व्हाट्सअप किया था ना आपको, खोलना एक मिनट। कितना सोना होगा तो ज़कात फर्ज होगी जी? अब एक इख्तलाफ हो गया, देखें बुजुर्गों में इख्तलाफ हो, इसलिए मैं कह रहा था, बता रहा हूं, इख्तलाफ हो गया। ये कह रहे हैं 7 तोला, ये कह रहे हैं 7.5 तोला। अब क्या करें? अब मैं बताता हूं कितना तोला सही है। भाई सही बता रहे हैं, 7.5 ये है कम से कम। देखें दो चीजें हैं यार, आपको मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, माशाअल्लाह। मैं डिफेंस में रहता हूं और वहां पर ये कोर्सेज करवाता रहता हूं जी। हाँ, जरूरत भी वहां बहुत ज्यादा है, सही बताया, कहा आपने। सोने पर आ जाए भाई, ये है सोना। अभी ये देखें, एक चीज समझिएगा, अभी जो ये मैं निसाब बयान करूंगा ना कि कितना होना चाहिए, वो उसके लिए है कि जिसके पास सिर्फ सोना हो, जिसके पास सिर्फ सोना हो तो उसका निसाब है 7.5 तोला, और ग्राम में बनेगा 87.48 ग्राम। तोले में आजकल लोग नहीं समझते भाई, 87.48
48 ग्राम, कितना 87.48 ग्राम। लेकिन यहां शायद लोगों को तोला ही याद है भाई, सही तोला ही याद रखें। लेकिन कुछ लोग लाइव भी सुन रहे हो सकता है उनको तोला समझ ना आता हो। 87 ग्राम भी कह सकते हैं। हाँ यूं कह लें। तो अगर किसी शख्स के पास सिर्फ सोना है तो वो क्या देखेगा कि मेरे पास कितना सोना हो तो ज़कात फर्ज होगी 7.5 तोला। दूसरा है चांदी। चांदी कितनी है भाई? फिर इख्तलाफ हो गया हजरात में। देखें, इसलिए कहते हैं सीखना तो हर वक्त चाहिए, कहीं ना कहीं जाके जो ना वो रॉन्ग नंबर लग जाता है। चांदी होनी चाहिए 52.5 तोला। कितना? 52.5 तोला। तो चांदी के एतबार, ग्राम के एतबार से शायद 617 और समथिंग बनती है। $612.36 ये ग्राम बनता है। तो चांदी कितनी होनी चाहिए? असल यही है। अब इसके अलावा चाहे करेंसी हो, मुल्की गैर मुल्की, चाहे प्राइस बॉन्ड हो या माले तिजारत हो, इन सब का निसाब बराबर होता है 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर। समझ आ रही है भाई? अगर किसी शख्स के पास सिर्फ सोना है तो वो ये देखेगा कि भाई 7.5 तोला पूरा है यानी कम अज कम। अगर 7.5 तोला उसके पास सिर्फ 7.5 तोले सोना है और कुछ भी नहीं है, तो जिस दिन उसके पास ये माल आया उसके 1 साल के बाद ये हिसाब करेगा और फिर ज़कात देगा। समझ आ गई बात? अच्छा, बिलफर्ज एक औरत है, उसकी वालदा ने उसको शादी के मौके पर 5 तोले सोना दिया और उसकी शादी हुई थी रजब में। शादी हुई थी, सोना कितना था? अगले, ये 12 रजब थी, अगले साल 12 रजब में क्या ज़कात फर्ज होगी? हाँ भाई, क्यों? 7.5 तोला भी मुकम्मल नहीं हुआ, निसाब से कम है और उसके पास सिर्फ सोना है। अब ये याद रखिएगा, किसी और चीज की मैं बात नहीं कर रहा, उसकी बात हम आखिर में करेंगे। उसके पास, आपको पता है आमतौर पर जब लड़की शादी करके आती है तो उसके पास सोना ही होता है आमतौर पर, बाकी करेंसी वरेंसी इसके बाद आमतौर पर होती नहीं। इसलिए मैंने मिसाल भी औरत की दी। और आजकल वैसे ही लोग, शौहर तो अपने सारे सोने बेच ही रहे हैं। जाओ भाई बेचो, हालात ऐसे, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा भाई, ये समझ आ गई, इसके ऊपर आपको समझ आ गई तो इसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर शौहर माशाल्लाह इतना मोहब्बत करने वाला था कि उसने पहले ही महीने में 2.5 तोला सोना दिला के दे दिया। भाई आप बोलेंगे यार ये कैसा सोना, हमको बताओ भाई, ये कहां होता है शौहर जो पहले ही महीने में 2.5 तोला सोना दे दे? चलो होता होगा। मिसाल के तौर पर 12 शाबान को शौहर ने 2.5 तोला सोना जो ना अपनी बीवी को तोहफे में दे दिया। भाई अब आप बताएं क्या होगा? 12 शाबान को ज़कात फर्ज नहीं होगी। 12 शाबान को ये बंदा साहिब निसाब हो गया, ये औरत 12 शाबान को साहिब निसाब हो गई। अगले साल 12 शाबान को ये हिसाब करेगी, अगर इसके पास कम से कम तो रजब खत्म, रजब का नहीं, साहिब निसाब कब हुई थी? शाबान में। अगले साल 12 शाबान को ये देखेगी कि इसके पास कम से कम 7.5 तोला या जो अमवाले ज़कात हैं, इसमें भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मिक्सअप ना हो जाए, फिलहाल सिर्फ बात सोने की हो रही है। अगर इसके पास 7.5 तोले सोना था तो 2.5% इसका ज़कात अदा कर देगी। क्लियर भाई? आगे चलें। चांदी का आप समझ गए भाई, 52.5 तोले चांदी, ये तो आसान है। ये सेम वही चीज है जो मैंने सोने के बारे में आपको समझाया। अच्छा, करेंसी का भी आपको पता है होती क्या है, प्राइस। अब देखिए माले तिजारत, ये बड़ी अहम चीज है। माले तिजारत बड़ी अहम, क्या किसी को पता है कि माले तिजारत होता क्या है? कौन बताएगा? हाथ उठाएंगे भाई, हाथ उठाएंगे भैया, बताएगा कोई भी नहीं, हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे। स्टॉप, हाथ उठा के फिर बताएंगे स्टॉप। हाँ भाई, और कोई है जी? थोड़ा सा और उसको आसान कर दें। माले तिजारत का मतलब ये होता है, अभी सुन लें,
जो भी चीज आप बेचने की नीयत से खरीदते हैं वो माल तिजारत होता है। जो भी चीज, देखें स्टॉक में बहुत सारी चीजें आ जाती है। स्टॉक एक खास टर्म नहीं है, कह सकते हैं आप, लेकिन ये बहुत जामे तारीफ है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। जो भी चीज आप बेचने की नीयत से खरीदते हैं वो क्या होता है? माल तिजारत। और माल तिजारत पर ज़कात उस वक्त लाजिम होती है कि जब आपकी ये नीयत बाकी भी रहे। एक तो खरीदते वक्त बेचने की नीयत हो, और जब आपके निसाब को साल पूरा हो जाए उस वक्त तक आपकी ये नीयत बाकी भी रहे, तो माल तिजारत पर ज़कात फर्ज होती है। मैं समझाता हूं भाई। मिसाल के तौर पर आपने एक मोबाइल खरीदा, चले यूं समझ लें, अब्बू ने आपको दिए, जो यहां छोटे बैठे हैं उनकी बात हो रही है भाई। अब्बू ने एक बंदे को 50,000 रुपए तोहफे में दे दिए भाई। पता नहीं कहां होते हैं ऐसे अब्बू, लेकिन होते हैं कहीं कहीं, हमारे डिफेंस में तो पाए जाते होंगे भाई। मैं कुछ तो भी कर रहा हूं, तो सीरियस ना ले लें यार, वो सिर्फ आपको फ्रेश रखने के लिए। अब्बू ने अपने बेटे को 50,000 रुपए तोहफा दिया। बेटा था मेमन, मैं भी मेमन हूं, कारोबारी जैन। बेटे ने बोला यार कारोबार करते हैं। बेटे ने ले लिया एक मोबाइल। अच्छा, मैंने इसीलिए पहले बोल दिया मैं खुद भी मेमन हूं भाई, ताकि किसी को ना लगे यार मेमन पे हिट कर रहा है, अपन भी मेमन ही है। अच्छा भाई, अब्बू ने 50,000 रुपए दिए, बेटे ने सोचा कि मैं ले लेता हूं मोबाइल। उसने लिया मोबाइल इस नीयत से कि मैं इसको बेचूंगा। मिसाल के तौर पर कहीं से इसको 50,000 का मोबाइल मिल गया, या कहीं से इसने 10,000 रुपए और पकड़ के 60,000 का मोबाइल ले लिया, और इसने सोचा कि मैं इसको 80,000 का बेचूंगा। कितने का बेचूंगा? 80,000 रुपए का। अभी मैंने आपको बताया था कि माल तिजारत का हिसाब किससे लगाते हैं? 52.5 तोले चांदी की जो मार्केट में कीमत होती है ना, उसके हिसाब से माल तिजारत का हिसाब लगता है। मिसाल के तौर पर 52.5 तोले चांदी की उस वक्त जो मार्केट में कीमत थी ना, वो थी 80,000 रुपए। और ये जो इसने मोबाइल लिया था ना, इसकी कीमत भी थी 80,000 रुपए। अब ये बंदा क्या हो गया? साहिब निसाब हो गया। अब इत्तेफाक है, इसकी किस्मत थी कि भाई मोबाइल 1 साल तक बिका ही नहीं। इसने लिया था शव्वाल में मोबाइल, 2 शव्वाल को, और अगले 1443 सीने हिजरी, और मिसाल के तौर पर 2 शव्वाल 1444 सीने हिजरी में ये मोबाइल इसके पास रहा, 80,000 का ही रहा। या यूं समझ लें कि मोबाइल की कीमत और बढ़ गई, 90,000 हो गए। अब आप बताएं ज़कात फर्ज होगी नहीं होगी? कंफ्यूज हो गए क्या? इख्तिलाफ हो गया। कौन कहता है ज़कात फर्ज होगी? बस। अच्छा, जो कह रहे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? अगर साल पूरा हो गया ना, ये 2 शव्वाल से लेके 2 शव्वाल तक साल तो पूरा हो गया। देखें, ये माले तिजारत के अंदर, चलो अच्छा चले, हो सकता है इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो भाई। ये अब्बू ने इसको 80,000 रुपए ही दिए थे, और मोबाइल भी इसने 80,000 रुपए का ही लिया था, यूं समझ लें। सही है, अब्बू ने 80,000 रुपए दिए थे, मोबाइल भी 80,000 रुपए का लिया, अगले साल शव्वाल में 90,000 रुपए का हो गया। और 52.5 तोले चांदी की जो मार्केट में शव्वाल में कीमत थी, वो कितनी थी? 85,000 रुपए। अब आप बताएं ज़कात फर्ज होगी नहीं होगी? अब नहीं होगी, पहले होनी थी। अगर उसकी सेल आउट नहीं होगा, सेल पे होता है। देखें, आप माले तिजारत की तारीफ में आपको समझा नहीं सका। माले तिजारत की तारीफ मैंने आपको क्या बताई? जो चीज बेचने की नीयत से खरीदी हो। क्या मैंने ये कहा कि जो चीज आपने बेच दी हो, या मैंने आपको ये कहा हो कि जो चीज आपने बेचने के लिए निकाल दी हो? इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। जो चीज आपने बेचने की नीयत से खरीदी वो माले तिजारत बन गया। अब अगर निसाब के बराबर है तो ज़कात फर्ज होगी, तो लिहाजा ऐसी इस सूरत के अंदर उसके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। क्यों होगी? अब समझें। ये जो मोबाइल उसने लिया था, ये माले तिजारत था भाई, बेचने की नीयत से खरीदा था ना, तो माले तिजारत तो बन गया। इसका मतलब यह है कि जिस चीज पर ज़कात फर्ज होती है वो पाई गई, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि साल भी गुजर गया, और तीसरी चीज ये कि जो इसकी मार्केट वैल्यू थी वो भी 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर से ज्यादा ही थी। तो अब बचा कि आपको ज़कात फर्ज होगी ना भाई, समझ रहे हैं? दूसरी इसको मिसाल से समझे भाई। सर एक सवाल पैदा होता है
सवाल आखिर में कर लेना तो बेहतर नहीं रहेगा? लिख लें अपने पास, मैं समझाता हूं। अभी इंशाल्लाह ना क्लियर हो तो फिर आप सवाल कर लीजिएगा। चले भाई, माल तिजारत की तारीफ कौन बताएगा जी? जो माल बेचने की नीयत से खरीदा जाए, जो माल बेचने की नीयत से खरीदा जाए वो माल तिजारत है। एक बंदे ने प्लॉट खरीदा 1 करोड़ रुपए का, हो सकता है यहाँ पर करोड़पति रहते हो तो आप समझ आ जाए। हाँ भाई, एक बंदे ने एक प्लॉट खरीदा, 1 करोड़। ये प्लॉट इसने खरीदा 5 शव्वाल को। कब खरीदा? अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो प्लॉट है जो इसने 5 शव्वाल को खरीदा, ये इसने इस नियत से खरीदा था कि मैं इस प्लॉट को बेचूंगा, मैं इस प्लॉट को बेचूंगा, तो ये क्या बन गया? माल तिजारत पर ज़कात फर्ज होती है। पहली चीज तो ये पाई गई। दूसरी चीज ये हो गई कि जब 5 शव्वाल को इसने चीज खरीदी तो अगले साल 5 शव्वाल तक ये प्लॉट इसके पास बाकी है, बेचा नहीं है इसने, इसी के पास है। मैंने तारीफ के अंदर ये नहीं कहा था कि इसको बेचेगा तो ज़कात फर्ज होगी। असल चीज ये होती है कि आपने बेचने की नीयत से खरीद ली हो, भाई आपकी मिल्कियत है ना, आपकी मिल्कियत है, प्लॉट तो है, माल तिजारत भी है, और आपकी नीयत भी बाकी है कि मैंने बेचना ही है इसको, तो अब इसमें क्या कलाम बाकी रह गया ज़कात के फर्ज होने में? भाई अब क्लियर हो गया तो आसान हो गया ना भाई। बेचने की नीयत से जो भी चीज खरीदी जाएगी वो माल तिजारत बन जाएगी। एक सवाल था कि नियत पे होगा, जब आपकी नियत होगी बेचने की ज़कात जी आप पूछे मसला नहीं है, पूछे। 1 करोड़ की बजाय 90 की बजाय 80 की हो जाए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बात मैंने अभी बताई थी कि माल तिजारत का हिसाब लगाते हैं 52.5 तोले चांदी की कीमत से। 52.5 तोले चांदी की कीमत कितनी होगी? 80-85 हजार रुपए। अब चाहिए 1 करोड़ का 90 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, ज़कात फर्ज ही रहेगी, क्योंकि ये 52.5 तोले चांदी से कई गुना ज्यादा है। समझ में आ गई बात? माल तिजारत का हिसाब हमेशा किससे लगाते हैं? 52.5 तोले चांदी की कीमत जो मार्केट में चल रही होगी उसके हिसाब से। भाई क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। नहीं क्लियर हो रही? चले आपको क्या कंफ्यूजन है पूछिए, चले आप पूछिए। नहीं ये मैंने नहीं कहा। दो चीजें। पहली चीज ये है कि ये जो माल तिजारत है ना, ये सेपरेट माल है, इसका ताल्लुक चांदी होने के साथ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि चांदी होगी तो ये माल तिजारत बनेगा। कोई भी चीज XYZ एनीथिंग, जो चीज आप बेचने की नीयत से खरीदते हैं, आपकी बात सारे आपको है जो चले 5 पूरा उसके बाद तो एक साथ रहे वो उसके बाद वाले मेरा सवाल ये है आप चले 5 पूरा करने में तो मैं समझ पाया ये समझ पाया कि एलिजिबिलिटी जो है ना आपके क्राइटेरिया जो है वो आपका फील हो गया कि आपने सवाल दी। सेकंड सवाल है सवाल ये नहीं है कि हमने पूरा करने के लिए एक कोड देने के लिए या आप कह रहे जी मैं इन बात इनकी समझ गया। अच्छी बात है, इन्होंने सवाल किया और क्लियर होना चाहिए। समझ लें चीज, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको ये चीजें गिनवाई थी कि ज़कात किन किन चीजों पर फर्ज होती है। सोना चांदी सब कुछ बताया था, उसके साथ एक चीज बताई, माल तिजारत। ठीक है, क्या मैंने ये कहा था कि माल तिजारत के लिए चांदी का होना जरूरी है? आपसे सवाल है। अभी सिर्फ हाँ या ना, ये नहीं कहा था ना। इसका मतलब ये कंफ्यूजन नहीं है आपको, ये कंफ्यूजन नहीं है। चलो ये खत्म हो गई। दूसरी चीज ये है कि माल तिजारत
सोने का मैंने निसाब बताया 7.5 तोला, चांदी का बताया 52.5 तोला। एक बंदे के पास ना सोना है ना चांदी है, उसके पास सिर्फ माले तिजारत है। उसके पास माले तिजारत का मतलब, एक मिनट, जो चीज सेल के लिए परचेज की वो माले तिजारत। सवाल ये पैदा होता है कि भाई कितना माले तिजारत होगा तो ज़कात लाजिम होगी। तो उसका जवाब ये है कि किसकी कीमत के बराबर माले तिजारत होगा तो ज़कात फर्ज होगी। इक्विवेलेंट टू 52.5 तोले चांदी की प्राइस, मार्केट वैल्यू। इतना समझ आ गया? इतनी बात क्लियर हो गई। आप जब भी ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि भाई कितना माले तिजारत होगा तो मेरे ऊपर ज़कात फर्ज होगी, आप मार्केट से क्या मालूम करेंगे? अब एक चीज, एक बिल्कुल फ्रेश बंदा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, पहली मर्तबा उसके पास 1 लाख रुपए आए, उसने 1 लाख रुपए से एक बाइक खरीद ली। बाइक खरीद ली इस नियत से कि मैं इसको सेल आउट करूंगा, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 1 लाख रुपए की बाइक, ये माले तिजारत तो बनी कि नहीं बनी, लेकिन क्या मेरे ऊपर ज़कात फर्ज होगी कि नहीं होगी? अब ये क्या देखेगा? ये चेक कर, एक मिनट मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। ये चेक करेगा कि 52.5 तोले चांदी की मार्केट में कीमत क्या है। बिलफर्ज 85,000 है, तो 52.5 तोले चांदी की कीमत से एक्सीड कर गया, एक्सीड हो गया, तो उसका मतलब यह है कि माले तिजारत भी करेक्ट है और ज़कात की दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। इतना क्लियर? साहिब निसाब हो गया। अब आप इस्तिलाह समझ गए। अब ये शर्त है कि 1 साल के बाद ये हिसाब लगाएगा। जब ये 1 साल के बाद हिसाब लगाएगा तो दोबारा ये चेक करेगा कि मार्केट में 52.5 तोले चांदी की कीमत कितनी है। इसलिए कि मैंने आपको ये भी बताया था कि ज़कात की फर्जियत के लिए इब्तिदा और इंतहा दोनों जरूरी हैं। तो गेट के अंदर तो दाखिल हो गया, अब ये देखना है कि गेट के अंदर ही है या बाहर तो नहीं आ गया, क्योंकि आपको पता है डॉलर भी बढ़ रहा है, चांदी भी बढ़ रही है, सोना भी बढ़ रहा है। तो 1 साल के बाद इसने जब हिसाब किया तो 52.5 तोले चांदी की कीमत 90,000 हो गई थी और बाइक की प्राइस 1,10,000 रुपये हो गई थी। इसका मतलब यह कि ज़कात फर्ज हो गई। इतनी बात समझ आ गई? अब सवाल यह पैदा होता है कि ज़कात आखिर देगा कितने पर? 85 पर, 90 पर, लाख पर या 1,10,000 पर? इसका जवाब यह है कि मार्केट के अंदर उस वक्त बाइक की जो प्राइस होगी उसका एतबार होगा। करंट चीज, माल तिजारत की करंट वैल्यू ज़कात देने के लिए, लेकिन मैं ज़कात एलिजिबल हूं कि नहीं उसके लिए ये। अब क्लियर? ये समझ गए? अब तो क्लियर हो गया ना? सबको क्लियर हो गया? किसी को कंफ्यूजन बाकी है भाई? चलो भाई, अच्छा देखें, टॉपिक बहुत लंबा है और 9:45 हो गए। टॉपिक बहुत लंबा है और 9:45 हो गए। अब मैं इसको कैसे कंक्लूड करूंगा? बस 2-4 बातें करूंगा क्योंकि मुझे भी दूर जाना है फिर। भाई देखें, एक मैंने आपको माले तिजारत की तारीफ ये बताई थी कि जो चीज आप सेल करने की नीयत से परचेज करते हैं वो माले तिजारत होता है, और साल की इंतहा तक आपकी ये नीयत बाकी भी रहनी चाहिए कि मुझे ये बेचना है। अब आपसे ये सवाल है कि एक बंदे ने एक प्लॉट खरीदा 50 लाख रुपए का, एक बंदे ने एक प्लॉट खरीदा 50 लाख रुपए का। इसकी नीयत ये थी कि मैं इसको बेचूंगा, माले तिजारत अभी बन गया। मिसाल के तौर पर ये 1 जुल्हिज्जा को इसने ये प्लॉट खरीदा था, हज में इसका नाम नहीं आया बदकिस्मती से। इसने कहा चलो यार अब अपन प्लॉट ही खरीद लेते हैं। प्लॉट खरीद लिया। 1 साल गुजरने से पहले दरमियान में कोई इस तरह का मामला हुआ कि इसने कहा कि यार ये इस प्लॉट में मैं अपना घर ही बना लेता हूं, और जब 1 जुल्हिज्जा आई दोबारा तो ये इसकी बेचने वाली नीयत खत्म हो चुकी थी। अब आप बताएं कि इस प्लॉट पर ज़कात फर्ज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। ये सवाल लोग बहुत पूछते हैं कि यार वो ली तो खरीदने बेचने के लिए थी, फिर बाद में अपना रहने का प्रोग्राम बन गया, तो ऐसे प्लॉट पर ज़कात चाहे वो करोड़ों का ही क्यों ना हो, ज़कात फर्ज नहीं होती। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल, जब आपने माले तिजारत
जब आपने कोई चीज खरीदी उस वक्त तो आपने रहने की नियत की। यही प्लॉट की मिसाल ले लें, आपने 50 लाख का प्लॉट लिया, आपने कहा मैं अपना घर बनाऊंगा, आपने घर बनाना शुरू कर दिया, बाद में आपका ज़हन बना के यार पैसे अच्छे आ रहे हैं बेच देते हैं, अब आप बताएं ज़कात फर्ज होगी नहीं होगी? नहीं होगी, ज़कात फर्ज नहीं होगी। इसलिए कि मैंने आपको कहा था कि इब्तिदा और इंतहा दोनों देखी जाती है। इब्तिदा के अंदर इसकी नियत नहीं है बेचने की, जिस वक्त खरीदारी की जाती है ना उस वक्त बेचने की नियत होना जरूरी है। अगर उस वक्त बेचने की नियत नहीं है तो माल तिजारत तो बनेगा ही नहीं, माल तिजारत बनेगा ही नहीं। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब आखिरी चीज ये समझ लें, आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट, मगर टाइम बहुत हो गया, वो आखिर में सारे सवाल एक साथ कर लीजिएगा, टाइम बहुत शॉर्ट है। देखें, एक सवाल जो लोग करते रहते हैं ना, भाई इस पे ज़कात, उस पे ज़कात, इस पे ज़कात, इसने आपके सारे मसले हल कर दिए माल तिजारत में। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में फ्रिज है, ज़कात फर्ज है? क्यों? इस्तेमाल में, बेचने की नियत से। अब आपने ये बोलना है बेचने की नियत से नहीं खरीदा भाई बाज़ औक़ात जो चीज बंदा बेचने की नियत से खरीदता है कभी कभी उसको इस्तेमाल भी कर लेता है ना, तो इसलिए ये नहीं बोलना कि इस्तेमाल में, इस्तेमाल वाली चीजें फिर अलग हैं, वो फिर बहुत डिटेल हो जाएगी, इसलिए मैं उस तरफ गया ही नहीं, उसको समझाने में 1 घंटा निकल जाएगा। ये जो अहम अहम मसाइल ना, हम डायरेक्ट इधर ही आ गए, डायरेक्ट शॉर्टकट निकाला हमने। अच्छा भाई, घर के अंदर वॉशिंग मशीन है भाई, अम्मी के घर से लेकर आई थी, ज़कात फर्ज नहीं है। अच्छा भाई, मोबाइल बेचने की नियत से खरीदा है, अब माल तिजारत बन गया, तो अगर इसकी मैं पूरी लिस्ट बनाना चाहूं ना तो पूरी लिस्ट ही बन जाएगी। तो आपको ये समझ आ गया भाई? चलो भाई, शुक्र है। अब आपका कोई सवाल है तो करें भाई। एक मिनट, हाथ उठाएंगे, इसको सवाल करना, हाथ उठाएंगे। जी हजरत, चले वो बातों में लग गए, आप बोलें। ये हमने जमीन ली और हमने ये तरीके में अपने बच्चे को, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ये भी इनकी बारी आ गई। मैंने प्लॉट खरीदा है और मेरी नियत ये थी कि बच्चे को शादी पे दूंगा, बच्ची को। सही है, उसमें ज़कात होगी? हाँ भाई, कौन बताएगा इसका जवाब? तो अभी बता दिया ना मैंने, कौन देगा इसका जवाब? इन्होंने सवाल ये किया कि एक प्लॉट मैंने इस नियत से खरीदा कि अपने बच्चे को मैं तोहफे में दूंगा, तो उस पर ज़कात फर्ज होगी या नहीं? कौन जवाब देगा? नहीं होगी, इसलिए कि वो माल तिजारत नहीं है। माल तिजारत के लिए जरूरी है कि आपने चीज बेचने की नियत से खरीदी हो, और प्लॉट आपने बेचने की नियत से तो खरीदा नहीं है, तो प्लॉट पर ज़कात नहीं होगी, नहीं होगी। वो फिर तफसीली मसला हो जाएगा, इन पे ज़कात फर्ज नहीं है। जी, मेरे पास पैसे का निसाब भी है, सही है, और 3 तोले सोना भी है, सही है। तो क्या सबके ऊपर होगी या क्या हुक्म है? ये तो मसला बड़ा अहम था, चले मैं इसको इन डिटेल समझाता हूँ। आओ भाई, किसी का सवाल? जी, ये थोड़ा ये क्लियर कर दें कि ज़कात किसको देनी है, रिश्तेदारों में? बहुत ही अच्छा सवाल किया। अब इतना सारे टॉपिक्स हैं जी, बताता हूँ बहन भाई को बताता हूँ। पहले इनके सवाल का जवाब सुन लें मुख्तसर करके। उसको बताना जरूरी है कि ये ज़कात का पैसा है। भाई एक सवाल तो ये हो गया कि क्या ये बताना जरूरी है कि ये ज़कात का पैसा है? तो ये बताना जरूरी नहीं है, बताना जरूरी नहीं है। आप तोहफा कह के भी दे सकते हैं, ईदी कह के भी दे सकते हैं, बस आपकी नीयत ज़कात की होनी चाहिए। देखें, शरीयत ने सामने वाले की इज्जत नफ्स का इतना ख्याल रखा है, बाज़ औक़ात हम एहसान जता रहे होते हैं, तो ये बताना जरूरी नहीं है कि ये ज़कात है। आप ईदी लफ्ज़ ईदी का भी कह सकते हैं, दिल में क्या होना चाहिए? ज़कात दे रहा हूं। ये क्लियर हो गया। दूसरा मसला इन्होंने ये पूछा कि भाई किस किस को ज़कात दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते? रिश्तेदारों में। तो रिश्तेदारों में देखें, पहली चीज तो ये कि सैयद नहीं होने चाहिए, सही है, सैयद नहीं होने चाहिए, तो आप सबको पता है। अब कौन कौन से रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको ज़कात नहीं दे सकते, वो समझ लेंगे ना, फिर सब समझ आ जाएगा। वो समझ लेंगे तो फिर इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। चलो यार, वो टॉपिक से हम हट जाएंगे, चलें इसी ही समझ लें, फिर बात से बात निकलेगी तो बहुत दूर निकल जाएगी। भाई देखें, इसकी वो अफराद के वो रिश्तेदार जिनको ज़कात नहीं दे सकते, सबसे पहले तो होता है उसूल। आप बोलेंगे ये कौन सा उसूल? उसूल का मतलब ये होता है कि जिसकी औलाद में आप हैं, मतलब ये है कि माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, पढ़ते जाए भाई आगे तक, इन सबको ज़कात नहीं दे सकते। इनका एहतराम है, शरीयत ने रखा है, और ज़कात तो माल की मैल है।
इसको कहते हैं उसूल। दूसरा, उसूल को नहीं दे सकते, उसूल में ये सब आ गए ऊपर तक। दूसरा होता है फुरू। आप बोले क्या हो रहा है ये? फुरू का मतलब ये होता है जो आपकी औलाद है, बेटा, बेटी, बोलते हैं ना भाई, पोता, पोती, नवासा, नवासी, नीचे तक भाई सब। मसला हल हो गया, दो चीजें हो गई। तीसरा ये है कि बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती और शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। बाकी जिसको ज़कात देनी है दे। मसला हल हो गया बस। अब मैं आपसे पूछता हूं, मामू को ज़कात दे सकते हैं? पुप्पी को ज़कात दे सकते हैं? बहन को ज़कात दे सकते हैं? भाई को ज़कात दे सकते हैं? मसला ये हो गया। समझ गए भाई? क्लियर है? हाँ भाई, और कोई सवाल था? उनका सवाल जी। अरे वो तो भूल ही गया। आप में से है कोई जामे का काम करने वाला? बहुत लंबा हो जाएगा सर। अच्छा, एक और शॉर्टकट लगा दूं। ये भाई को दे सकते हैं ना, बेटा बेटी को नहीं। देखें, एक मिनट, इधर। माँ अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकती, बेटा अपनी माँ को ज़कात, लेकिन ये दोनों तो आपस में भाई बहन है ना, ये दूसरे को दे सकते हैं। दामाद को दे सकते हैं। जब बेटे को, बेटा और दामाद में तो फर्क है ना। बेटा तो सगा बेटा, दामाद सगा बेटा तो नहीं होता। बोल के थक जाओ तो भी सगा दाम बेटे नहीं बनते। बेटे ये सलूक भी नहीं करते भाई, वो बोलते हैं कि यार इसको अपना समझ लो, फिर भी नहीं समझते। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, वो भी नहीं समझते। सही बात है। चलो, ऐसा लग रहा है कि कुछ मामलात खैर, अल्लाह खैर करने वाला है, सबके लिए आसानी का मामला फरमाए। जी कुछ दे रहा हूँ, बिल्कुल याद है मुझे। ठीक है, ठीक है, बस ये इनका सवाल है ना, इसमें आपका जवाब आ जाएगा। सोने में दे, कैश में दे, जैसे उसकी मर्जी। यहां एक और चीज समझ गए, कैश में भी दे सकती है, सोने में भी दे सकती है। जितनी ज़कात बनती है ना, सोने की प्राइस ज्यादा है और कैश में कम है। मैं बताता हूं, सोने की प्राइस के हिसाब से नहीं देगी। मैं बताता हूं, दोबारा क्लियर करता हूं। एक आखिरी चीज बताऊंगा, उसके बाद हम फिर आगे। इनके सवाल का जवाब बड़ा अहम है। एक मसला ये याद रख लें कि जेवर जो है ना, चाहे इस्तेमाल का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे बेचने का हो, उस पर हर सूरत में ज़कात होती है। बाज़ ख़वातीन कहती है भाई हम तो काम ही नहीं करती, हम कहां से ज़कात दें? तो ये शौहर की जिम्मेदारी है, इसकी तरबियत करे कि भाई बेच के ज़कात दो, अपने ऊपर अजाब और वबाल जो है ना जमा ना करो। बहरहाल इनके सवाल का जवाब बहुत अहम है, वो उसी वक्त मैं बात खत्म कर दूंगा। उम्मीद है कि वो बात समझ में आ जाएगी। और वो मुझे बताना था लेकिन जहन से निकल गया। अच्छा वो आपने सवाल कर लिया। भाई देखें, मैंने आपको ये बताया था कि सोना, चांदी, फुला माले तिजारत, ये सब इतना हो तो ज़कात फर्ज होती है। सवाल ये पैदा होता है कि भाई किसी के पास सोना 7-7.5 तोला है ही नहीं। अब यहां पर दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि इसके पास 7.5 तोला सोना तो नहीं है, लेकिन क्या इसके पास चांदी है? क्या इसके पास माले तिजारत है? क्या इसके पास करेंसी है? अगर तो जवाब आता है कि इसके पास ना चांदी है, ना करेंसी है, ना माले तिजारत है, तो 7.5 तोले, इसके बाद मसलन 4 तोले सोना है, तो ज़कात इसके ऊपर फर्ज नहीं होगी क्योंकि निसाब तक नहीं पहुंचा। दूसरी चीज यह है कि अगर इसका जवाब हां में आता है, मिसाल के तौर पर आपके पास सोना निसाब को नहीं पहुंचा, 4 तोले सोना है, तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या चांदी है? तो कहेगा भाई चांदी तो है। कितनी है भाई? 2 तोले चांदी है। ऐसी पोजीशन में इन दोनों की कीमत निकालते हैं और उन दोनों की कीमत को जब जमा करेंगे तो बात वहीं पे आ जाएगी कि क्या ये 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर बनता है कि नहीं। अगर तो बनता होगा तो वो साहिब निसाब हो जाएगा, और अगर वो नहीं बनता होगा तो वो साहिब निसाब नहीं कहलाएगा। अब आप खुद समझदार हैं कि 4 तोले सोने की कीमत इतनी ज्यादा है कि साथ में अगर 10 रुपए भी मिला दो तो वो 52.5 तोले चांदी की कीमत से तो बहुत ही ज्यादा बन जाएगा। तो ऐसी सूरत में ज़कात उसको साहिब निसाब हो जाएगा। 1 साल के बाद हिसाब करेगा,
1 साल के बाद निसाब, देखिए निसाब की यही पोजीशन रहेगी। 1 साल के बाद अगर इसके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर माल है तो ज़कात फर्ज होगी, वरना नहीं होगी। बात समझ में आ गई? आपका जवाब मिल गया? आपको जवाब मिल गया? साइमा का बताता हूं, कोई साइमा, चलो बता देता हूं। अच्छा, एक चीज मैं बता रहा था, वो साइमा ने बुला दी। नहीं यहाँ पे मेरा सवाल है कि 4 तोले सोना है, चांदी नहीं, नकदी जो है वो मेरी 90,000, तो क्या 90,000 और ये 4 तोले इन दोनों को जमा करेंगे, फिर उसमें से 2.5% ज़कात देंगे। हाँ, याद आ गई, वही अहम चीज है। ये मसला तो लोगों ने सुना होता है कि भाई चीजों पर साल गुजरना जरूरी है। ये याद रखें कि हर चीज पर साल गुजरना जरूरी नहीं होता। एक बार अगर आप ज़कात के गेट में दाखिल हो गए तो बस अब आपका निसाब का साल वही रहेगा। भाई मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसके पास पहले कुछ नहीं था और उसके पास पहली मर्तबा 2 शव्वाल को एक साथ 5 लाख रुपए आ गए, पहली मर्तबा है। अब ये बंदा क्या होगा? साहिब निसाब हो जाएगा। अब जिंदगी भर जब तक ये शरीयत के बताए हुए निसाब के बराबर इसके पास माल रहेगा तो ये 2 शव्वाल में ही हिसाब किताब करता रहेगा। इसी के साथ साथ ये याद रखें कि 2 शव्वाल में जब ये साहिब निसाब हो गया तो दरमियाने साल में जो आएगा जाएगा उसका कोई एतबार नहीं है। दोबारा ये 2 शव्वाल को देखेगा कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, जो भी होगा उस पर ज़कात देनी होगी, चाहे उसके ऊपर साल गुजरा हो या ना गुजरा हो। समझ आ रही है? इसकी मिसाल दे देता हूं मैं आपको। वेरी फर्स्ट टाइम एक बंदे के पास 5 लाख रुपए आए। भाई जब 5 लाख रुपए आए तो ज़ाहिर खर्च भी तो करेगा ना। जिंदगी में पहली बार 5 लाख रुपए देके ओहो दोस्तों को पार्टियां करवा रहा, ये साहिब निसाब तो बन गया, क्योंकि करेंसी के अंदर तो शर्त कोई भी नहीं है ना, करेंसी आई साहिब निसाब हो गया। अब मिसाल के तौर पर इसने खर्चा करना शुरू किया, फिर इसके अब्बू ने बोला भाई थोड़ा ख्याल करो, महंगाई बढ़ रही है, कुछ अकाउंट खुलवा लो, उसमें डाल लो, ख्याल करो। अच्छा भाई इसको थोड़ा जहन में आया, हाँ यार बात तो सही है, 2.5 लाख रुपए इसने खर्च कर दिए, 2.5 लाख रुपए इसके पास बाकी बच गए। अब जब ये 2 शव्वाल को देखता है तो उसके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए हैं। अब ज़कात कितने पर देगा? 5 लाख पर, 2.5 लाख पर? 2.5 लाख पर। इसकी दूसरी मिसाल, अभी तो मजा आया, 2.5 लाख पैसे कम हो गए। अब दूसरी मिसाल, भाई 5 लाख रुपए अब्बू ने दिए थे या कहीं से भी इसको मिले, इसका जहन था नहीं भाई बचा के रखना है यार, बचा के रखे हुए, और साथ में जॉब भी करता है और सेविंग भी करता है। दोबारा जब 2 शव्वाल, अच्छा ये मिसाल के तौर पर 2 शव्वाल को इसके पास 5 लाख रुपए आए थे, 3 महीने के बाद उसकी जॉब लग गई, 3 महीने के बाद जॉब लग गई, पहली सैलरी आई भाई 1 लाख रुपए, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। इसने सोचा भाई हर महीने 50,000 रुपए जमा करता रहूंगा, 50,000 जमा करता रहा। मिसाल के तौर पर इसके जना मजीद 2 लाख रुपए और जमा हो गए, सेविंग कर ली इसने। तो पहले कितने थे, अब कितने हो गए? तो ज़कात कितने, 5 पे देगा 7 पे? 7 पे देगा। अब आप बोले भाई ये 2 लाख रुपए तो 2 महीने बाद आए थे। तो यही आपको समझा रहा हूं कि हर चीज पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। एक बार बंदा निसाब में गेट के अंदर दाखिल हो गया, खत्म। अब 1 साल के बाद हिसाब होगा। अब एक आखिरी चीज समझ लें, बाद औकात बंदा इस गेट से बाहर भी आ जाता है, बाद औकात इस गेट से बाहर भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए इसके पास आए थे 2 शव्वाल को, अब ये इसने सेव करके रखे हुए थे, आया भाई अगला रमजान जब आया ना, दावत इस्लामी वाले आ गए, यार नफली सदका दो, कुछ खैरात करो, या हमारी मस्जिद में जना इफ्तारी हो रही है उसमें, अब ये जोश में यार ये 5 लाख रुपए रखे हुए सब ले जाओ, सारे ले जाओ। इसने सारे जना 5 लाख रुपए दे दिए। अब ये जब 2 शव्वाल को बैठा है हिसाब करने के लिए, तो इसने बोला कि यार ये क्या हो गया, मैं तो समझा था कि 50 लाख रुपए हैं, उसमें मैंने 5 लाख दे दिए। ओ तो 5 लाख थे भाई, मेरे को मैथमेटिक्स पूरी आती नहीं थी, 0 कम था। तो इसने ये चुटकुला सुना रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो भाई ये बैलेंस हो गया इसका 0। अब ये जब साहिब निसाब 2 शव्वाल को बना था ना, अच्छा ये 2 शव्वाल को भी इसके पास बैलेंस क्या है, अब ये इसका निसाब का साल खत्म हो गया। अब जब दोबारा ये मालदार बनेगा फिर नया हिसाब करेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। साइमा रह गई यार, साइमा भाई, साइमा का समझ लें यार भाई। देखिए साइमा जो है ना, ये जानवर का एक नाम है, एक इस्तिलाह है, और साइमा कहते हैं कि ऐसा जानवर कि जो या तो दूध के लिए रखा गया हो या फिर नस्ल के लिए हो
या फिर दूध के लिए हो, नस्ल के लिए हो, या फिर उसको फरबा करना मकसूद हो, मोटा ताजा करना मकसूद हो। और ये जानवर जो है ना साल का अक्सर हिस्सा बाहर चरता हो, मालिक नहीं खिलाता, खिलाता है तो कम खिलाता है, साल का अक्सर हिस्सा वो बाहर जाके चरता है, तो ऐसे जानवर कहलाते हैं साइमा। और ऐसे जानवरों पे ज़कात फर्ज होती है, लेकिन इसका निसाब बड़ा मुश्किल है। पता नहीं 100, हमको याद भी नहीं रहता क्योंकि लोग मसले इसके हवाले से कम ही पूछते हैं। 100 बकरियों में जाके पता नहीं 5 बकरियां, इतने ऊंट पे जाके इतना ऊंट, वो लंबा चक्कर है। हाँ, एक सवाल पैदा होता है कि जानवर चाहे दूध के लिए हो, नस्ल के लिए हो, ना हो, कुछ भी नहीं हो, एक बंदे ने भैंस खरीदी ही बेचने की नीयत से, अब क्या होगा? अब माले तिजारत बन जाएगा, अब सायमा नहीं याद आएगी, बस खत्म। हल्का सा कर लें भाई, किसी की मदद करते हैं महीने के साथ, सही है तो क्या अपने ज़कात के टाइम पे उसको काउंट कर सकते हैं? भाई। देखें, उसको भी इन्फॉर्म नहीं किया कि ये ज़कात है, बस असल अपनी नियत को कैसे बात करें? असल डिपेंड करता है आपकी नीयत पर। अगर आपने देते हुए ज़कात की नीयत की और वो था भी मुस्तहिक, अब जितने आप देते रहे ना उसको आप अपने हिसाब में लिखते रहे, साल के आखिर में हिसाब कर लें कितनी दी, जितनी दी वो माइनस हो गई, जितनी नहीं दी वो उसी वक्त दे दें। इसी तरह अगर ज्यादा दे दी तो अगले साल में काउंट कर लें। भाई देखें, टॉपिक बहुत तवील है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि जितना हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या इलाही आलमीन, हमारा यहाँ बैठना और मसाइल सीखना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो गलती कोताही हुई हो मौला अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। या अल्लाह पाक हमें दीन के मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।